द ईयर ऑफ 1993 ये वो साल था जब इसराइल और फ़लस्तीन एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो 1993 के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से बढ़ गया। देखिए, इनके आज के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो होगा ज्यूज़ के ऊपर हो रही एट्रोसिटीज़। देखिए, आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे वो ज्यूज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ करता था। और ना सिर्फ हिटलर से कई हजारों साल पहले होली बाइबल में जीसस क्राइस्ट जी के बारे में मेंशन है, जिनका जन्म एक ज्यू फैमिली में हुआ था। हजारों बिलीफ के साथ साथ बाइबल खुद ये मेंशन करती है कि बाइबल में जो ज्यूज मेंशन है, सादुसेज एंड फैरिसीज, दे एक्चुअली वांटेड टू किल जीसस। और ज्यूस लोगों में यही भावना आगे कई हजारों सालों तक फॉलो की गई। इन्हीं सेंटिमेंट का जीता जाता उदाहरण है क्रूसेड्स, जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी ने लाखों ज्यूस को मार डाला था। और साथ ही साथ ये कम्युनिटी के लोग ज्यूस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा प्रपोज करते थे, लाइक ज्यूस बेबीज की हत्या करते हैं और उनको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ज्यूस के खिलाफ हेट्रेड सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और इवन आफ्टर 1800 ज्यूस के खिलाफ हेट्रेड न सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे बढ़ी, साथ ही साथ ज्यूस को एक डिफरेंट एथनिक ग्रुप के रूप में देखा जाने लगा। और लेट 18 सेंचुरी तक ज्यूस कम्युनिटी में एक डिफरेंट सेंटिमेंट जाग उठा, जिनका मानना था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो हमें अपना मानती है, तो इसीलिए हम अपनी दूसरी सेपरेट कंट्री बनाएंगे, दैट इज ज्यूश कंट्री। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट जिनका नाम था थियोडोर हेजल, इन्होंने 1896 में एक पैम्फलेट स्टार्ट किया था जिसमें इन्होंने नए पॉलिटिकल मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात कही थी, दैट इज जायोनिज्म। और इनकी जायोनिज्म पॉलिटिकल मूवमेंट के पीछे इनका मेन पर्पस था कि सेपरेट कंट्री के लिए डिमांड करना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जायोनिज्म की स्थापना थियोडोर हेजल के पैम्फलेट से हुई, बल्कि 1870 से ही बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी बुक्स लवर ऑफ जायन के रूप में स्टार्ट किए गए थे। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि 1881 में ज्यूज का लार्ज स्केल माइग्रेशन हमको पैलेस्टाइन में देखने मिला था, जहां पर ज्यूज ने परमानेंट सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया था। अब आप यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज्यूज लोग बहुत बड़े स्केल पे पैलेस्टाइन क्यों गए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पैलेस्टाइन ज्यूज के लिए बहुत ज्यादा होली प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। और 1881 के टाइम पे पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, जहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज पीसफुली रहा करते थे। फिर आता है 1915 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जहां ब्रिटिश और फ्रेंच वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑटोमन। और वर्ल्ड वॉर 1 के चलते ही ब्रिटिश ने अरब्स के साथ एक ट्रीटी करी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अरब से कहा कि अगर वो हमारी हेल्प ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स अरब्स को सेपरेट स्टेट एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे। और उस समय के अरब्स वर फाइटिंग टू मेक अ यूनिफाइड कंट्री। एंड सिमिलरली, जैसी ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने अरब के साथ करी थी, वैसी ही ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने ज्यूज के साथ भी कर ली, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को सेपरेट कंट्री का प्रॉमिस किया। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ही ऑटोमन एम्पायर लूज हुआ, मिडल ईस्ट का सारा एरिया ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में बांट लिया। और 1917 तक पैलेस्टीन का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया। और ये कंट्रोल 1918 से लेकर 1948 तक रहता है। और इसी के दौरान जर्मनी में हिटलर पावर में आ जाता है। और जैसा हमें मालूम ही है कि हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ या फिर मास जेनोसाइड्स किए थे। और हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए लोग डिफरेंट प्लेसेस पे भाग गए। Some went to America and many goes to Palestine। शुरुआत में तो ब्रिटिश सरकार ने इन रिफ्यूजीज का वेलकम किया, बट बाद में इनको स्टॉप कर दिया। और इसी से स्टार्ट होता है इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट। फिर 1940s में स्टैब्लिश होता है पैलेस्टाइन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसने ब्रिटिश सरकार के सामने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड को रखा। फिर 8 जुलाई 1948 को जब ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है, वहीं रेज होता है इजरायली फ्लैग। अब देखिए, जैसे ही ब्रिटिशर्स इजराइल से गए थे, तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट इजराइल और पैलेस्टीन के लिए ये था कि बाउंड्री को 2 बराबर हिस्सों में किस तरह बांटा जाए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यूनाइटेड नेशन को कि वो इजराइल और पैलेस्टीन के लिए सेपरेट एरिया डिवाइड करेंगे। And in 1947, United Nation came up with a plan called United Nation Plan Partition, जिसमें 55% एरिया ज्यू स्टेट के लिए एलोकेट किया गया, 45% एरिया अरब स्टेट्स के लिए, और जेरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे तीनों कम्युनिटीज़ के लिए जगह बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, बिट मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस। ज्यूज ने इस यूएन प्लान पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक सेपरेट कंट्री बनाई, दैट इज इजराइल। बट द नेबरिंग कंट्रीज वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्लान। नेबरिंग कंट्री का ये पर्सपेक्टिव था कि ये प्लान ऑफ पार्टीशन ब्रिटिश की ही एक स्ट्रैटेजी है टू कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। और यहीं से 1948 में स्टार्ट होती है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर।
इस वॉर की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मोर देन 5 कंट्रीज वर फाइटिंग अगेंस्ट अ न्यू एंड स्मॉल कंट्री नेम इजराइल। और देखिए इजराइल का यहाँ पे पर्सपेक्टिव था कि हिस्टोरिकली हम बहुत से लोगों से परसिक्यूट हुए, लाइक हिटलर, क्रिश्चियंस एंड नाउ अरब। तो इन लोगों का पर्सपेक्टिव ये था कि अगर हम अब भी नहीं लड़े तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते। सो नाउ वी हैव टू फाइट एंड यू नो व्हाट गाइस, सरप्राइजिंगली इजराइल इस वॉर को जीत जाता है। एंड इन 1949 जो स्टेट्स पैलेस्टाइन के अंडर में होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द यूएन प्लान पार्टीशन, वो सारे के सारे एरियाज इजराइल ने कैप्चर कर लिए। साथ ही साथ गाजा का एरिया इजिप्ट ने कैप्चर कर लिया और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। और पैलेस्टीनियन लोगों के पास कोई जगह नहीं बची जिंदा रहने के लिए। और ऐसे बहुत से सोर्स हैं जो बताते हैं दैट मोर देन 7 लाख पैलेस्टीनियन बिकेम रेफ्यूजी। और इसी को कहा जाता है 1948 का पैलेस्टीनियन एक्सोडस। फिर 1967 में होती है सेकेंड इजराइल अरब वॉर। ये वॉर 6 दिन तक चलती है और इजराइल इस वॉर को बहुत इजीली जीत जाता है। और इसी के साथ साथ इजराइल गाजा, वेस्ट बैंक और इजिप्ट का साउदर्न टेरिटरी कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ 1964 में स्टैब्लिश होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO भी कहा जाता है, जिसका मेन पर्पस था सेपरेट कंट्री की डिमांड सामने रखना। शुरुआती दिनों में इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस था हथियारों के बिना पर टेरिटरी हासिल करना। यही वजह है कि USA और इजराइल ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया था। देखिए PLO को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। अगर आप USA और इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वहीं अगर आप पैलेस्टीनियन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रेवोल्यूशनरीज थे। फिर 1973 में होती है थर्ड इजरायली अरब वॉर। ये उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं क्योंकि इस वॉर से ज्यादा कुछ निकल कर आया नहीं था। फिर 1974 में PLO को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर आता है वो दशक जब इजराइल फाइनली पीस टॉक की तरफ आगे बढ़ता है। 1979 में इजिप्ट पहला ऐसा अरब कंट्री था जिसने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। इसी के चलते इजराइल ने जो इजिप्ट का लैंड कैप्चर कर रखा था उनको वापस दे दिया। यही कारण है कि इजराइल और इजिप्ट के PMs को नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड किया जाता है। फिर 1981 में इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है उन्हीं की कंट्री के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा। और इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि आपने इजराइल के साथ कम्युनिकेट क्यों किया या फिर पीस टॉक क्यों की। और 90s-80s में इजराइल ने वेस्ट बैंक पे सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजरायली गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाता था। और कई लोगों ने सेटलमेंट्स फैमिली, रिलीजन या फिर ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी की वजह से भी बनाना शुरू कर दिया। और इन सेटलमेंट्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये यूएन प्लान पार्टीशन के अगेंस्ट था एंड पैलेस्टीन कंसिडर देम एज कॉलोनाइजर्स। फिर 1992 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यित्ज़हाक राबिन। PLO को लेकर इनका कहना था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि अपनी कंट्री डिमांड कर रहे हैं और हमको उनकी कंट्री वापस दे देनी चाहिए। और इसी के चलते इजराइल ने PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और बदले में PLO ने भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर आता है 1993 जब एक हिस्टोरिक लैंडमार्क चीज होती है, दैट इज ऑस्लो अकॉर्ड, द पीसफुल मीन्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल। और 1994 में पहली बार पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है जिसे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। पर वेस्ट बैंक के इलाके में बहुत से इजरायली ने परमानेंट सेटलमेंट बना दी थी जो कि पैलेस्टीनियन लैंड था। सो इसके सोल्यूशन में वेस्ट बैंक इलाके को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एरिया A-B-C, जिसमें A का कंट्रोल पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को दिया गया, B का कंट्रोल इजराइल और पैलेस्टीन दोनों की गवर्नमेंट को दिया गया और एरिया C का कंट्रोल इजराइल के पास आया। और इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के पास कुछ गिने चुने टुकड़े ही हाथ लगे, बट इससे एक चीज अच्छी हुई कि इजराइल और पैलेस्टीन पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और यही कारण है कि 1994 में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। फिर 1995 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और ये हत्या ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा की जाती है। और इस हत्या के लिए ऑर्थोडॉक्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट ज्यू द्वारा कारण ये दिया जाता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीन से बात क्यों कर रहे हैं और जो लैंड हमारा है वो लैंड हम पैलेस्टीनियन लोगों को क्यों दें। और इससे कुछ साल पहले 1987 में एक ग्रुप स्टैब्लिश होता है जिनका नाम है हमास और ये ऑर्गेनाइजेशन कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि PLO बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इजराइल से और इस हमास ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि हम इजराइल को कम्प्लीटली खत्म कर देंगे पूरे मैप से ही। और यहाँ पे 2 सिनारियो बनते हैं, इजरायली वर हेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वर हेटेड बाय हमास ग्रुप। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमास ग्रुप
इसराइल में कई बार सुसाइड बॉम्बिंग करवाता रहता है और यही कारण है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच हेट्रेड बहुत ज़्यादा है। 2006 के फ़लस्तीनियन इलेक्शन में हमास ग्रुप PLO की पार्टी, जिसको फतेह कहा जाता है, उसको हरा देते हैं और ये हार बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जिसमें हमास ग्रुप को 132 सीटों में से 74 सीटें आई थीं। और 2007 आते आते PLO और हमास ग्रुप के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसे कॉमनली बैटल ऑफ गाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर में जो पैलेस्टीनियन लैंड है वो दो में डिवाइड हो जाता है। गाजा स्ट्रिप जाता है हमास को एंड वेस्ट बैंक वर कैप्चर्ड बाय PLO कॉल्ड फतेह। और जो आप कई बार बॉम्बिंग वगैरह के बारे में सुनते हैं, ये सारी की सारी बॉम्बिंग गाजा स्ट्रिप से होती है, ना कि वेस्ट बैंक से। तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन मैं आप ये छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।